How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today. That is chapter number 7 of class 5th, which is about air is everywhere. Okay? Chalo. So, first of all, they have given you some introductory lines, which is about air. So, air is present all around us. All living things need air to breathe. We cannot see it, but can feel it. Without air, we cannot survive. Air has different properties and behave in different ways. So, air, students, क्या है? हमारे चारों तरफ present होती है. All around us, air is present. सभी living things को air की requirement होती है breathe करने के लिए. We cannot see, यानी कि हम air को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे feel कर सकते हैं when the air moves. Okay? So, without air, no living being can survive. अब एयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इट बिहेव इन डिफरेंट वेज ऑल्सो. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो स्टूडेंट, देयर इज द लेयर ऑफ एयर. हमारे अर्थ के सरफेस के अराउंड एक लेयर है एयर की जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. ओके, सो द ब्लैंकेट ऑफ एयर, एक ब्लैंकेट है एयर का जो हमारे प्लैनेट अर्थ को सराउंड करता है चारों तरफ से, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. ओके, अब एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट है वो हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड है. इसकी थिकनेस जो है एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है एंड इवेंचुअली इसकी थिकनेस जैसे जैसे हाइट पे हम जाते हैं थिकनेस डिक्रीज होती जाती है. जितना ऊंचाई पे आप जाओगे उतनी थिकनेस एटमॉस्फेयर की डिक्रीज हो जाएगी एंड इवेंचुअली ये किसके साथ, स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है. इट एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से ऊपर 20 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है एंड जो वेदर में चेंजेस आते हैं वो आपके इसी लेयर में आते हैं. Now, among the gases present in the stratosphere, stratosphere में बहुत सारी gases present हैं, लेकिन एक और गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन. ओजोन एक ऐसे गैस है जो कि क्या सन से एमिट होने वाली हार्मफुल रेडिएशंस होती है जिनको यूवी रेडिएशंस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशंस कहा जाता है. ये काफ़ी हार्मफुल है. लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है, स्ट्रेटोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहाँ ओजोन प्रेजेंट है एंड ये यूवी रेडिएशंस जैसे ही ओजोन में एंटर करती हैं ये इन्हें बाउंस बैक करके वापस भेज देती है, यानी कि अर्थ के अंदर एंटर होने नहीं देती है. सो दिस एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन. इसीलिए इसे मोस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड कहते हैं फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट. हमारे अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसमें काफ़ी प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है ओजोन. ओके, बट आर एक्शंस आर मेकिंग होल्स इन दिस लेयर. लेकिन हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इस लेयर में क्या होल्स होते जा रहे हैं. ओके, टू मच एक्सपोजर टू द यूवी रेज कैन कॉज स्किन कैंसर. अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सपोज हो रही है यूवी रेज के टूवर्ड्स तो स्किन कैंसर हो सकता है. ओके, जितनी भी गैसेज रेफ्रिजरेटर, एसी एंड कुछ स्प्रे कैंस में यूज़ होती हैं उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है एंड ये गैसेस हमारी नॉन पॉइजनस हैं, यानी कि ये फायर इजीली कैच नहीं करती हैं, लेकिन ये बाकी वेज में काफ़ी हार्मफुल है. ये गैसेस ही सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है फॉर द होल इन द ओजोन लेयर. ओके, चलो now we have to discuss about the different layers of atmosphere. The number one is troposphere. Troposphere हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है जो कि ग्राउंड से एक्सटेंड करते हुए कहाँ तक, 10 किलोमीटर अबव सी लेवल तक एक्सटेंड करती है. ये वो लेयर है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं एंड ऑलमोस्ट जितने भी वेदर चेंजेस आते हैं दैट अकर्स इन दिस लेयर ओनली. नेक्स्ट लेयर वी टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है. यहाँ पे एयर काफ़ी थिन हो जाती है एंड अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम अबाउट 20 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ये एक्सटेंड करती है. ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पार्ट में ही होती है. ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में अपर पार्ट में प्रेजेंट है एंड ओजोन एज अ शील्ड एक्ट करती है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है सन की उनसे प्रोटेक्ट करेगी. लॉन्ग डिस्टेंस जेट एयरक्राफ्ट भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही अप्लाई करते हैं. Now next is third layer which is mesosphere. So mesosphere हमारे एटमॉस्फेयर की मिडिल या थर्ड लेयर होती है जो कि 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एक्सटेंड करती है एंड इसीलिए इसे कोल्ड लेयर भी कहा जाता है. मीटियोर्स, रॉक फ्रेगमेंट्स ये सभी मेसोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं एंड यहीं पे आपके शूटिंग स्टार्स भी ब्लेज करते हैं. नेक्स्ट पे कम टू थर्मोस्फेयर जो कि फोर्थ लेयर है.
जो 80 किलोमीटर से अबव अर्थ सरफेस या आउटर सरफेस तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होने लगता है हाइट के साथ एंड काफ़ी हाई हो सकता है, अराउंड 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी यहाँ टेम्परेचर हो जाता है। इस लेयर को अपर एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। स्पेस शटल जो है वो अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट करते हैं वो इसी लेयर में करते हैं एंड हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे हॉटेस्ट लेयर है विच इज़ नोन एज थर्मोस्फेयर। ओके, नाउ द लास्ट इज एग्जॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की 5th लेयर है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है एग्जिस्ट। सो एग्जॉस्फेयर का मतलब क्या कि ये जो लेयर है ये इसके बाद फाइनली स्पेस में एग्जिट हो जाती है, स्पेस के साथ ब्लेंड हो जाती है। यहाँ पे एयर काफ़ी थिन होती है एंड एग्जॉस्फेयर के बाहर फिर एक बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस है। ओके, एंड स्पेस में कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी इसी लेयर में मूव करती हैं एग्जॉस्फेयर में। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द टॉपिक विच इज नोन एज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। सो एयर का कॉम्पोजिशन कैसे बना है, एयर कैसे बनी है। सो एज यू ऑल नो कि एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ओके, सो हमारे एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एंड ये गैसेस डिफरेंट अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, जो कि ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, बर्निंग के लिए ज़रूरी है ना, आन फर्टिलाइज़र या बाकी सब केमिकल्स बनाने के लिए भी ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ बर्निंग, फ्यूज के जो बर्निंग हो पाती है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड ह्यूमेंट होती है इनकी अपना फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड इसके थ्रू ही फायर भी एक्सटिंग्विश करी जाती है। आर्गन आपका लाइट बल्ब में यूज होता है, आर्गन गैस। नियॉन गैस ग्लो साइन बोर्ड में यूज किया जाता है। हीलियम का यूज किया जाता है बड़े बड़े बलून्स को ब्लो करने के लिए, जिन्हें हम एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं। रेडॉन गैस का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। वाटर वेपर हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। सो इस तरीके से हर एक गैस का क्या है, अपनी यूजफुलनेस है हमारे एनवायरनमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस एयर कंटेन डस्ट एंड स्मोक, जर्म्स एंड माइक्रोब्स। इन सभी के अलावा हमारी एयर में डस्ट, स्मोक, जर्म्स, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। Now next we come to air and breathing. So as we all know, air is essential for life. Air हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इसी एयर को ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं। So जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसे इंस्पायर्ड या इनहेल्ड एयर कहा जाता है एंड जिस एयर को आप ब्रीथ आउट करते हो बाहर की तरफ उसे एक्सपायर्ड या एक्सेल्ड एयर कहते हैं। इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एंड एक्सपायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ओके, लैंड एनिमल्स को भी लैंड एनिमल्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज उसमें से वो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। फिशेस या बाकी कुछ वाटर एनिमल्स हैं जिनको ये ऑक्सीजन वाटर से मिलता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं सो जो हमारे लंग्स में ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को पिकअप करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से एंड फिर ये ऑक्सीजन को क्या ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ जाके ये ऑक्सीजन क्या करती है, जो फूड प्रेजेंट है ऑलरेडी ब्लड के अंदर वो फूड को बर्न किया जाता है, ब्रेक किया जाता है एंड उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, एंड जब ये फूड की बर्निंग होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जिसको हम एक्सेल कर देते हैं थ्रू आवर नोज एंड फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से यूज़ कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं एयर में से, वाटर यूज़ करते हैं वो सॉइल में से एंड तब वो फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर एंड स्टार्च। ओके, सो इस प्रोसेस को, जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस है ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड इस प्रोसेस का नेम होता है व्हाट, फोटोसिंथेसिस। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लर्न्ड अबाउट इट in your previous classes also. Now next we come to the topic which is properties of air. Air के properties के बारे में discuss करेंगे. So number one is air occupies space. So as we all know air भी क्या है, एक matter है and इसीलिए air क्या करता है, space occupy करता है. तो यहाँ पे एक activity given है आपको prove करने के लिए that air occupies space. See, number one, आप लोगों को क्या करना है, एक tumbler लेना है जो half filled with water होगा and half filled with
सॉरी हाफ फिल्ड विद वाटर होगा एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक अ ग्लास, एक टम्बलर जिसमें आधा पानी होगा एंड उसके साथ आप एक ग्लास लोगे। अब आपको क्या करना है, जो वो ग्लास है उसको उसके अंदर इन्वर्ट करना है एंड कोशिश करनी है कि वो जो पानी है वो उस ग्लास के अंदर चला जाए। सो विल इट बी पॉसिबल? नो, काफ़ी डिफिकल्ट होगा ग्लास को इन्वर्ट करके क्या करना, उसके अंदर पानी को इंसर्ट करना। नेक्स्ट, टिल्ट द ग्लास इन लिटिल एंड पुश इट इनटू द वाटर। अब आप क्या करो, उस ग्लास को पूरा इन्वर्ट करके हल्का से टिल्ट करके अब कोशिश करनी है कि पानी अंदर चला जाए। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि क्या है, एयर बबल्स क्या है, थोड़े से बाहर निकल रहे हैं एंड अब आपका जो पानी है वो उस ग्लास के अंदर एंटर कर पा रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट कि अभी तक जब आपने उस ग्लास पर से इन्वर्ट किया हुआ था, उस ग्लास के अंदर एयर प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो अंदर नहीं जा पा रहा था, बिकॉज उसके अंदर एयर था, एयर ने सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा था। जैसे ही आपने ग्लास को टिल्ट किया, एयर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड वाटर इज एंटरिंग इनसाइड द glass. Okay, so the air as it moves out of the glass is replaced by the water and makes air bubbles, proving air takes up space. Okay, now next is air has weight. As I told you, air आपका मैटर का बना है, that means उसमें weight भी होता है and अब इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करेंगे। See, first of all, blow up 2 balloons so that they are same in size. आपको 2 बलून लेने हैं, उनको ब्लो करना है, उतना बलून करना है कि दोनों का साइज बिल्कुल सेम हो। उसके बाद आपको दोनों बलून में एक स्ट्रिंग को टाई कर देना है एंड टेप के थ्रू उन बलून्स को आपको एक दूसरे के एंड पे स्टिक करना है, सॉरी रूलर के एंड पे, रूलर होता है उसके दोनों एंड पे आपको दोनों बलून्स को टेप के थ्रू स्टिक करना है। देन टाई अ स्ट्रिंग लूजली अराउंड द सेंटर पार्ट ऑफ द रूलर। अब रूलर के सेंटर पार्ट पे आपको एक स्ट्रिंग को टाई करना है लूजली एंड देन नाउ प्रिक वन बलून विद द निडल, यू विल सी द रूलर टिल्ट टुवर्ड्स द इन्फ्लेटेड बलून। जब आपने उसको टाई करा स्ट्रिंग को और आप उस तरीके से होल्ड करोगे तब आपका रूलर बिल्कुल स्ट्रेट था। ओके, जैसे ही आप क्या करो, किसी भी एक बलून को प्रिक कर दो किसी निडल का यूज करके, आप क्या देखोगे कि आपका रूलर जो दूसरा वाला बलून है इन्फ्लेटेड बलून उसके टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, बिकॉज वो बलून जो आपका इन्फ्लेटेड है उसमें एयर है एंड एयर का वेट होता है जिसकी वजह से हेवियर वाले पार्ट में आपका रूलर टिल्ट हो गया है। Okay, so the inflated balloon has air in it. I told you inflated balloon में air होगी, that means वो ज़्यादा heavy है दूसरे balloon के comparison में and ये prove करता है कि air has weight also. Now next we come to the third property which is known as air exerts pressure. Air क्या करता है, pressure exert करता है। So अभी हमने क्या बोला, anything which has weight exerts the pressure also. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका weight होगा वो pressure भी exert करेगा ही and air आपका हर direction में, in all direction air exerts pressure. Example, you find it easier to row the boat when the wind is blowing behind you. अगर आप किसी बोट को रो कर रहे हो तो अगर हवा क्या आपके पीछे चल रही होगी सो आपके लिए उस बोट को रो करना काफी इजी होगा। ओके, एंड दूसरा एग्जाम्पल, द विंड कमिंग फ्रॉम द बैक हेल्प इन फ्लाइंग काइट। अगर हवा पीछे से चल रही है तो उसके थ्रू आप काइट को बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हो। अगर आप स्ट्रॉ के थ्रू सक करने की कोशिश करते हो जूस वगैरह, सो लिक्विड क्या है ऊपर की तरफ राइज हो जाता है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो प्रूव करता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। Now the next property is air is needed for burning. Air burning के लिए जरूरी है। ओके, क्यों? बिकॉज एयर के अंदर एक गैस होती है ऑक्सीजन गैस जो कि फायर बर्निंग को कंटिन्यू करती है। ओके, देयर कैन बी नो फायर विदाउट एयर। अगर फायर नहीं है यानी कि ऑक्सीजन नहीं है वहां पे बर्निंग पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट फॉर दैट ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, टेक कैंडल्स एंड प्लेस देम ऑन अ टेबल। आपको इस तरह से कैंडल्स लेनी है और एक टेबल पर उनको प्लेस करना है। अब सभी कैंडल्स को आपको लाइट करना है एंड उनको बर्निंग, अब देखो कि वो बर्न कर रही है। अब आपको किसी भी एक बर्निंग कैंडल को ग्लास जार से क्या करना है, कवर करना है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि द फ्लेम ऑफ द कैंडल कवर्ड विद ग्लास विल गो आउट आफ्टर सम टाइम। उस कैंडल के फ्लेम जिसके ऊपर आपने एक ग्लास जार को रखा है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, फ्लेम आपकी शांत हो जाएगी यानी कि इट विल एक्सटिंग्विश। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर क्या हुआ, जैसे आपने ग्लास जार को इन्वर्ट किया तब थोड़ी सी ऑक्सीजन एयर अंदर ट्रैप हो चुकी थी यानी कि उस बर्निंग के लिए एयर की सप्लाई मिल रही थी, तब तक वो आपकी फ्लेम बर्न कर रही थी। जब क्योंकि अब आप ग्लास जार से उसे कवर कर सके हो, जितनी अंदर ऑक्सीजन थी वो सारी यूज हो चुकी है, अब एयर की सप्लाई हमने कट कर दी है। दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिल रही है कैंडल की फ्लेम को, इसीलिए वो कैंडल की फ्लेम थोड़ी देर बाद एक्सटिंग्विश हो जाएगी बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन फॉर द बर्निंग। ओके, सी as the supply of air is stopped due to glass jar, the candle will use up all the oxygen in the glass, and when all oxygen is used up, it will not be able to burn anymore and get extinguished. Okay? चलो, ये आपकी प्रॉपर्टीज थी एयर की।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ एयर प्रेशर. अब हम एयर प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. आई टोल्ड यू एयर की प्रॉपर्टी थी कि इट ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर एंड इन ऑल डायरेक्शन, राइट. चलो, सो पहला एग्जाम्पल लिया हमने मेडिसिन ड्रॉपर का, विच लुक्स समवॉट लाइक दिस. सो आपने क्या लिया, एक ड्रॉपर लिया एंड उसको कुछ पानी के अंदर आपने डिप किया एंड देन आप उसका जो बल्ब है उसको फर्मली धीरे धीरे प्रेस करोगे. सो जो ट्यूब के अंदर एयर थी वो फोर्स हो रही है बाहर की तरफ एंड जो एयर प्रेशर है बल्ब के अंदर वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. एंड जैसे ही आप उस बल्ब को रिलीज करोगे, जो बाहर का एयर प्रेशर है जो उस वाटर के सरफेस पे एक्ट करेगा वो धीरे धीरे आपका ट्यूब के अंदर पानी जाने लगेगा. नेक्स्ट है सिरिंज. दिस इज योर सिरिंज. तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स इसी सिरिंज का यूज करते हैं इंजेक्शंस के लिए, है ना, इंजेक्शंस देने के लिए. तो ये सिरिंज भी आपका एयर प्रेशर के ही प्रिंसिपल पे काम करता है. जब आप इसके हैंडल को ऐसे बाहर की तरफ पुल आउट करते हो, सो जो एयर प्रेशर है वो क्या करता है, मेडिसिन को अंदर की तरफ, जो अंदर खाली स्पेस है उसमें पुश इन करता है. ओके, सिरिंज के अंदर. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज लिफ्ट पंप, जो कि आपका ये हैंड पंप होता है, इसे लिफ्ट पंप भी कहते हैं. सो ये लिफ्ट पंप या हैंड पंप भी एयर प्रेशर से ही फंक्शन करता है. यानी कि जो इसका पिस्टन है पंप में, जब आप इसे मूव करते हो अप एंड डाउन, सो जैसे उस पंप के अंदर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है एंड उसका जो बॉटम में वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है, सो दैट वाटर उस वॉल्व के अंदर क्या करे, एंटर कर सके. इस तरीके से जब आप बार बार स्ट्रोक करते हो पिस्टन को, ओके, वाटर आपका वेल या अंडरग्राउंड सरफेस से क्या होता है, बाहर आने लगता है. ठीक है, चलो. सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ एयर प्रेशर. We have discussed many features of air, many factors regarding air, and that's all for the chapter today. It's completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.